Hello and welcome everyone to chemistry classes. So let us start our discussion with NMR spectroscopy. So previous videos में हमने ये देख लिया था कि जो हमारा 13C न्यूक्लियस है और जो हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियस है उसकी जो केमिकल शिफ्ट स्केल्स हैं उनकी रेंज क्या है और किस तरीके के एनवायरनमेंट में जब वो प्रेजेंट होते हैं तो क्या केमिकल शिफ्ट वो प्रोसेस करते हैं। और साथ ही में हमने कुछ मेन डिफरेंसेस भी देखे थे 13C और 1H NMR में, और उसमें जो सबसे दो मेन चीजें हमने देखी थी वो जो मेन डिफरेंस था वो एक था इंटीग्रेशन का और एक था कपलिंग का। ये टर्म्स मैंने काफी बार यूज की थी प्रीवियस वीडियोस में और आज हम इन्हीं को ही और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद अ मॉलिक्यूल, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज 2-methoxypropane। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बताया भी था कि जब हम NMR पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली 1H NMR पढ़ेंगे, तो 3-4 चीजें हमको देखनी होती हैं इंटरप्रिटेशन करते समय। तो जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ डील करेंगे। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे और जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज होंगी 1H NMR में उनका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आप बताना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर तैयार रख सकते हैं, मैं अभी वो डिस्कस करने वाला हूं और फिर आगे हम इसी मॉलिक्यूल के थ्रू इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे और उसके बाद कपलिंग पे मूव करेंगे। तो ये है हमारा 2-methoxypropane। अगर हम 1H NMR सिग्नल्स की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में वी विल बी गेटिंग 3 1H NMR सिग्नल्स। अब आप देख सकते हैं वो 3 सिग्नल्स कौन से आएंगे। एक सिग्नल तो आएगा देखिए इस वाले प्रोटॉन का, ये है हमारा मिथाइन प्रोटॉन। ठीक है, ये एक अलग केमिकल एनवायरनमेंट में है। दूसरा जो हमारा सिग्नल आएगा, इसको मैं 8 दे देता हूं नाम। दूसरा जो हमारा सिग्नल आएगा वो आएगा इन 6 प्रोटॉन्स का। अगर आप ये देखें तो ये दोनों मिथाइल बिल्कुल इक्विवेलेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है, तो इन 6 के 6 प्रोटॉन्स का एक ही NMR सिग्नल आएगा और इनको हम दे देते हैं B से सिग्निफाई करेंगे। और तीसरा जो सिग्नल आएगा वो आएगा इस वाले मिथाइल के ऊपर जो 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, इनका आएगा एक अलग सिग्नल, दैट विल बी थर्ड सिग्नल, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं C से। तो इसके अंदर आएंगे 3 1H NMR सिग्नल्स। अब उसके बाद अभी हम ये देख चुके हैं कि 1H NMR केमिकल शिफ्ट स्केल कैसे होती है, मतलब किस तरीके के प्रोटॉन्स कहां पे बॉन्डेड होते हैं तो वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या प्रोसेस करते हैं। उसी बेसिस पर अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करेंगे, बट वी नो द रेंज ऑफ द केमिकल शिफ्ट वेयर दे विल लाई ऑन द स्पेक्ट्रा। तो उसी बेसिस पर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सजाएंगे केमिकल शिफ्ट का। तो आप देखेंगे अगर तो सबसे ज्यादा डाउनफील्ड, मतलब सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट वैल्यू हाई, सबसे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे कौन सा प्रोटॉन रेजोनेट करना चाहिए। सबसे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोटॉन रेजोनेट करेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सबसे ज्यादा पास होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास एक तो ये CH3 है, ये 3 प्रोटॉन्स इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट लगे, मतलब एक ऐसे कार्बन से लगे हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन। और एक हमारा ये वाला प्रोटॉन है, ये भी एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन। तो देखा जाए तो इन दोनों प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रेंज में होनी चाहिए। तो अब हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। वैसे तो हमने केमिकल शिफ्ट के बेसिस पर देख लिया था कि ये वाला जो हमारा प्रोटॉन्स हैं ये है हमारे मिथाइल के प्रोटॉन्स, और हमने क्या बात की थी कि मिथाइल के प्रोटॉन्स की वैल्यू होती है लगभग 0.9 ppm, और फिर जैसे कि वो एक ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो हम 2 ppm का एडिशन कर देते हैं, तो ये वाला प्रोटॉन लगभग 2.93 ppm के आसपास आपको मिलेगा। और अगर आप ये वाला प्रोटॉन देखें तो इसके साथ ऑक्सीजन तो लगा ही है, तो 2 ppm वाला एडिशन तो यहाँ पे भी आएगा, प्लस
ये जो प्रोटॉन है ये आपका 0.9 वाला मिथाइल नहीं है, ये है आपका मिथाइल प्रोटॉन, जिसकी केमिकल शिफ्ट हमने बात की थी 1.7 पे आती है। आपको याद होगा हमने बात की थी 0.9 पर प्लस 0.4 हो जाता है जब हम एक हाइड्रोजन को कार्बन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कार्बन से सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, तो ये आएगा 1.7, तो 1.7 प्लस 2, तो ये आएगा लगभग 3.7 ppm के आसपास। तो अगर इनके केमिकल शिफ्ट वैल्यू को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो सबसे ज्यादा हाई केमिकल शिफ्ट पे आएगा वो आएगा ए वाला, फिर जो सेकंड नंबर पे आएगा दैट विल बी सी, और थर्ड नंबर पे अनडाउटेडली जो हमारे ये 6 मिथाइल वाले प्रोटॉन्स हैं ये हमारे सबसे एंड पे हमको मिलेंगे। तो ऐसे जब हम जा रहे हैं तो हमारी जो डेल्टा केमिकल शिफ्ट वैल्यू है दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये तो था हमने एक मॉलिक्यूल का 1HNMR स्पेक्ट्रा का। अभी क्या डिस्कस किया, नंबर ऑफ सिग्नल्स और उनका केमिकल शिफ्ट वैल्यू कहां पे लाई करेगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमने स्प्लिटिंग की बात नहीं की है, जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले जो एक वर्ड मैंने काफी बार प्रीवियस वीडियोस में यूज किया वो था इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा इसको भी बेटर, इसकी सिग्निफिकेंस हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो इंटीग्रेशन का जब भी मैंने यूज किया वर्ड का, सबसे पहले बात मैंने बोली थी कि 13C NMR में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, 1HNMR में ही यूज होगा। फिर 13C NMR में यूज क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बताया था कि जो 13C न्यूक्लियाइज हैं उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब हम इमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं और इमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने में उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो काफी ज्यादा डिफर करता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अचीव नहीं हो पाता है, और इसीलिए इंटीग्रेशन उसमें यूज नहीं हो सकता, बिकॉज इंटेंसिटी से हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो प्रोपोर्शनल नहीं हो पाते, इसीलिए नहीं बता सकते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यूज हम कहां पे कर रहे थे कि जो हमारी स्पेक्ट्रल पीक्स की इंटेंसिटी है, उस स्पेक्ट्रल पीक्स की इंटेंसिटी से वी वर एबल टू टेल रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये तो हमको पता चल गया है कि इंटीग्रेशन ये काम करता है। अब अगर हमारे से कोई सपोज ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पेपर है और उसमें हमको स्पेक्ट्रा ही दे दे और उसके बाद हमको अप्लाई करना पड़ जाए उस स्पेक्ट्रा के ऊपर इंटीग्रेशन, तो इसीलिए हमको थोड़ी बेटर समझ होनी चाहिए इंटीग्रेशन की। और आप एक चीज और देखिए, हमने बोला ना कि इंटीग्रेशन भी काम की चीज है। अगर आप इसी मॉलिक्यूल में देखें तो इस मॉलिक्यूल में ये तो अभी हमने इतनी सारी स्टडीज कर लिया तो हमने गैस कर लिया कि भाई ये वाला प्रोटॉन सबसे ज्यादा डाउनफील्ड आएगा, बट आप एक्चुअली में सोचिए अगर हम नॉर्मली देखें तो ये दोनों जो प्रोटॉन्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बिकॉज ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से ही अटैच्ड है। तो अगर हमको ये सब चीजें ना पता हो 0.9 1.7 तो एक्चुअली में वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन्स। एक और फैक्टर है स्प्लिटिंग का, स्प्लिटिंग भी हमको इन दोनों हाइड्रोजन्स को डिफरेंशिएट करने में मदद करेगी, बट आप सोचिए स्प्लिटिंग नहीं है। तो इंटीग्रेशन भी एक ऐसा काम की चीज है जो हमको इन दोनों प्रोटॉन्स में डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। कैसे, ये देखिए ये है एक हाइड्रोजन और ये है हमारे 3 हाइड्रोजन। तो इसमें जो पीक्स आएंगी, मैं एक्चुअली इसी मॉलिक्यूल के बेसिस पर आपको समझा देता हूं। मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि सपोज सब्जेक्टिव पेपर में आपको NMR स्पेक्ट्रा दे दिया तो कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तो यही मॉलिक्यूल बेस्ट मॉलिक्यूल रहेगा, इसी के बेसिस पर हम समझ लेते हैं। तो जब भी आप NMR स्पेक्ट्रा देखेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे आपकी है केमिकल शिफ्ट,
डेल्टा, और जो इधर की तरफ बढ़ती है, मतलब सपोज यहाँ पे आपका है टीएमएस, और इस टीएमएस पर हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो केमिकल शिफ्ट है वो 0 है। फिर इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमारा ये 0 से इधर की तरफ प्लस आ रहा है। इधर की तरफ जाएंगे तो वी विल बी गेटिंग नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, और इधर की तरफ वी विल बी गेटिंग पॉजिटिव डेल्टा वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे आपके यही दो हाइड्रोजन हैं, एक ए वाला और एक सी वाला, तो ए वाला आपका हायर डेल्टा वैल्यू पे आ रहा है, तो ये आपका बना ऐसे, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आप मल्टीप्लिसिटी मतलब स्प्लिटिंग नहीं कर रहा हूं अभी सिग्नल की, तो इसीलिए आप इस चीज पर फोकस मत कीजिएगा कि यहाँ पे स्प्लिटिंग इसकी होनी चाहिए थी और मैंने नहीं की है। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये बनाया और इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो इसको मैंने थोड़ा ऊंचा बना दिया, ठीक है। स्प्लिटिंग अभी नहीं की है, वो अभी करूंगा भी नहीं, वो बाद में समझेंगे कि स्प्लिटिंग कैसे क्यों होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक तो मैंने इंटीग्रेशन का जब भी यूज किया है उस समय आपको बताया है कि हमको हाइट पर नहीं जाना है। जनरली हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो हाइट ऑफ द सिग्नल है, हाइट ऑफ द सिग्नल से हम बता देंगे कि हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज का रेशो क्या होगा। बट एक तो हमको यही वाली बात समझनी है कि हाइट ऑफ द सिग्नल हमको ये चीज नहीं बताती है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, जब भी हमको कोई कर्व दे दिया जाता है तो उस कर्व के नीचे का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। जो हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करते हैं ना, वही ये इंटीग्रेशन है जिसको हम बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल भी आपको पता है, ऐसे जनरली हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के सिंबल को बनाते हैं, तो वही इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, एनएमआर सिग्नल का इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं। और एनएमआर स्पेक्ट्रा, अगर आप कोई एक्चुअल एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया नॉर्मल इंटीग्रेशन जो हम मैथमेटिकली कॉपी पे करते हैं। सिमिलरली जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उसके साथ जो डिवाइस कनेक्ट रहती है कंप्यूटर की, वो इंटरनली इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेशन करती है और हमको स्पेक्ट्रा के ऊपर ही आजकल आप देखेंगे एक इंटीग्रेशन लाइन भी मिलती है। मतलब अगर आप कोई भी बुक में स्टैंडर्ड एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे तो आपको ऐसे उसमें लाइन मिलेगी, मतलब जो आपका सिग्नल है ना उसी के ऊपर ओवरलैप आपको एक लाइन दिखेगी। इसी इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन की जो शेप है उसी सिंबल की शेप में आपको एक लाइन मिलेगी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन लाइन, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन लाइन की जो हाइट होती है ना वो आप मेजर कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सपोज आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर आया और सब्जेक्टिव पेपर में आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा दे दिया और उसमें आपको 2-3 सिग्नल बना दिए, फिर उसके बाद 2-3 सिग्नल्स का आपको ऐसे, मतलब वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ऐसे ग्राफिकल उसमें दे देंगे, ब्लॉक्स भी बना देंगे ताकि आप हाइट निकाल सको। जैसे ग्राफिकल क्वेश्चंस में अगर आपको ब्लॉक्स दे देंगे तो उस ब्लॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि वैल्यूज क्या है, तो आप ब्लॉक्स गिन के 1 2 3 फिर 3.5 ऐसे निकाल पाओगे। तो सिमिलरली वो आपको ऐसे इंटीग्रेशन लाइन दे देंगे 2-3 सिग्नल्स का, और फिर आपसे उसी बेसिस पर इंटीग्रेशन ऑफ एनएमआर सिग्नल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन लाइन दे दी, तो इस इंटीग्रेशन लाइन की आप हाइट निकाल सकते हो। हाइट वही ये ब्लॉक्स काउंट करके। तो आपको डिफरेंस समझना है, हमको सिग्नल की हाइट नहीं देखनी है, जो उसके ऊपर सिस्टम ने, कंप्यूटर ने एरिया कैलकुलेट करके हमको इंटीग्रेशन की लाइन बना के दी है, उस लाइन की हाइट को वी कैन कंसीडर, बिकॉज इंटीग्रेशन लाइन की हाइट जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर द कर्व। हमको मतलब था एरिया अंडर द कर्व से, तो वो इंटीग्रेशन लाइन की हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर द कर्व विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज। अभी हमारे वो न्यूक्लियाई कौन सा है, प्रोटॉन। तो दिस हाइट ऑफ द इंटीग्रेशन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर आप
देखेंगे, अभी मैंने आपको बोला कि इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इसका इंटीग्रेशन दे दिया ऐसे और इसका इंटीग्रेशन दे दिया, तो जब आप काउंट करोगे तो सपोज आपको कैसे सिचुएशन मिलेगी, यहाँ की जब आपने हाइट मेजर करी तो सपोज आपको मिली 0.3, और जब आपने इस वाली इंटीग्रेशन लाइन की हाइट मेजर करी तो सपोज आपको मिली 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.3:1। इसकी अभी मैंने बात नहीं की है, इसकी भी आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो आपको जो रेशियो मिली वो मिली 0.3:1। तो अब इसमें हमको क्या करना होता है, हमें डेसिमल में ऑब्वियसली, मतलब फ्रैक्शन में ऑब्वियसली नहीं चाहिए, बिकॉज आपके प्रोटॉन्स तो कभी भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो हम एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका ये 1 बन जाए, मतलब एक होल नंबर बन जाए। तो अगर आप देखें, तो अगर मैं इसमें 0.3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 0.9 और ये बन जाएगा आपका 3। अब इस 0.9 को हम 1 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज देखिए जो आप इंटीग्रेशन लाइन की भी हाइट लेते हैं ना, उसके अंदर भी ±10% का एक एक्सपेरिमेंटल एरर होता है। तो उस एरर की वजह से आपको कई बार यहाँ पे एग्जैक्ट होल नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि मेरे मॉलिक्यूल में तो 0.9 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो डिफरेंस है इसका होल नंबर से, ये आपको एक्सपेरिमेंटल एरर के अकाउंट में लेना है और आप कंसीडर करेंगे 0.9:3 को 1:3 ही। ठीक है, तो 1:3 से आप ये बता पाए कि भाई अगर मेरा यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मेरे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज हमको पता चली कि कैसे हमको इंटीग्रेशन लाइन की हाइट से एरिया प्रोपोर्शनैलिटी है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज की प्रोपोर्शनैलिटी है। दूसरी जो मेन चीज, जो सबसे की चीज है इंटीग्रेशन के बारे में जो हमको समझनी है, वो ये है कि इंटीग्रेशन, ये मैं लिख ही देता हूं, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। ये स्टेटमेंट चाहे आप अपने पास नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन tells us about relative number of nuclei and not the absolute number. ठीक है, अब आप देखिए ये स्टेटमेंट आपको समझ आया या नहीं आया, मैं समझाऊंगा। रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है। अभी हमने देखा कि जब हमने इंटीग्रल लाइन की हाइट की रेशियो को सॉल्व किया तो हमको मिला 1:3, और उस मॉलिक्यूल में है भी ऐसा कि ये 1 है, ये 3 है। बट हमको यही चीज समझनी है कि ये चीज रिलेटिव है, मतलब जो हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा में पीक्स की इंटीग्रल लाइन की जो हाइट मिलती है वो हमको रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बताती है। मतलब हमको उसी मॉलिक्यूल के अंदर ये बताती है कि भाई अगर ऐसे वाला हाइड्रोजन 1 है तो ऐसे वाले 3 हैं, अगर ऐसे वाले हाइड्रोजन 2 हैं तो ऐसे वाले 6 होंगे, ऐसे वाले 3 हैं तो ऐसे वाले 9 होंगे। मतलब उसने हमको रिलेटिवली बताया कि अगर ऐसा 1 है तो ऐसे 6 हैं, ऐसा 1 है तो ऐसे 3 हैं। पर एक्चुअली मॉलिक्यूल में पॉसिबल है कि भाई ऐसे क्या पता 4 हो, तो वैसे वाले कितने होंगे, अगर 1 के 3 हैं तो 4 के 12 हो जाएंगे। मतलब रिलेटिव नंबर आपको बताया, एब्सोल्यूट नंबर आपको नहीं बताता है। इंटीग्रेशन आपको सिर्फ रिलेटिव टाइम्स में बताता है कि ऐसे वाले कार्बन की बात नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन में इंटीग्रेशन नहीं होता, ऐसे वाले प्रोटॉन अगर 6 हैं तो ऐसे वाले 3 हैं, तो जो इंटीग्रेशन की रेशियो आ गई दैट इज 2:1। तो इसलिए आपको रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पता चलते हैं, ना कि एब्सोल्यूट नंबर। अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट इतना क्लियर नहीं हुआ है तो उसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप देखिए, जैसे एग्जांपल अगर ऐसा है, ठीक है, ये हो गया आपका 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, इसमें कितने सिग्नल्स आएंगे,
अभी भी आप पॉज करके देख सकते हैं कि कितने सिग्नल्स आएंगे। इसमें आएंगे 2 1H NMR सिग्नल्स, एक इस वाले मिथाइल के 3 हाइड्रोजन्स का और एक इस वाले 1 हाइड्रोजन का, ठीक है, 2 सिग्नल्स आएंगे। और इसमें जो आपकी इंटीग्रेशन लाइन की हाइट की रेशो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी 3:1। ओके, अब आप एक दूसरा मॉलिक्यूल देखिए। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, ये मॉलिक्यूल है आपका 1,2-डाइक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। ये बना है 1,2-डाइक्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें आपके कितने 1H NMR सिग्नल्स आएंगे, इसमें भी आपको 2 ही 1H NMR सिग्नल्स मिलेंगे। यहां पे भी 2 थे, यहां पे भी 2 थे, ठीक है। 2 कौन कौन से, इन हाइड्रोजन्स के 6, मतलब इन 6 हाइड्रोजन्स का 1 सिग्नल और इन 2 हाइड्रोजन्स का 1 सिग्नल। तो इसमें भी आपको 1H NMR सिग्नल्स 2 ही मिलेंगे अगर आप इनका स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो आप इन दोनों का अगर NMR स्पेक्ट्रा देखेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स के 2-2 सिग्नल, ओके। और अगर आप उन दोनों सिग्नल्स की जो इंटीग्रेशन लाइन बनी है उसकी अब हाइट का रेशो लेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें भी आपको रेशो 3:1 का ही मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे ये 6 है, ये 2 है, तो 6:2 मतलब 3:1। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के इंटीग्रेशन से यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बोथ द मॉलिक्यूल्स, बिकॉज जब भी आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स का NMR स्पेक्ट्रा दिया जाएगा और आप उसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको दोनों में 3:1 ही मिलेगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप इंटीग्रेशन के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और रीजन आपको समझ में आना चाहिए, क्यों, बिकॉज इंटीग्रेशन टेल्स अस अबाउट रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने कम ज्यादा हैं वो हमको इंटीग्रेशन बताता है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं देता। अगर एब्सोल्यूट नंबर देता होता तो फिर तो हमको बता देता ना कि इसमें 3 तरीके के 1 है, 1 तरीके का 1 है, इसमें 6 तरीके के 1 है, 2 तरीके का 1 है, पर नहीं, वो हम सिर्फ पीक की हाइट देखते हैं, उसके बेसिस पर ये रेशो निकाल देते हैं और रेशो से हमको सिर्फ हमेशा रिलेटिव चीज पता चलती है कि कौन सी चीज कितने टाइम से किसके, ना कि एक्चुअली में कितनी प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली एक पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है जो हम NMR स्पेक्ट्रा में यूज करते हैं। और अब इसके बाद हम मूव करेंगे स्प्लिटिंग, मल्टीप्लिसिटी, स्पिन स्पिन कपलिंग, मतलब आपको कुछ भी सुनने में मिल सकता है इन सब चीजों में से, और ये सारी चीजें अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे तो सेम ही है। अगर आपको बोला गया है भाई स्पिन स्पिन कपलिंग, वो भी यही चीज है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है वो भी यही चीज है। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग बेसिकली है क्या, तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि आपको मॉलिक्यूल दे दिया CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड आपको मॉलिक्यूल दे दिया, तो इसके अंदर 2 1H NMR सिग्नल्स आएंगे, ये बात क्लियर है। अब तो हमें थोड़ा बहुत केमिकल शिफ्ट उनकी किस रेंज में होगी उसका भी आइडिया है, फाइन। इंटीग्रेशन का भी हमको आइडिया लग गया है कि अगर हम इंटीग्रेशन लाइन का हाइट का रेशो निकालेंगे तो वो हमको 3:2 मिलेगा इसके NMR स्पेक्ट्रा के लिए, 1H NMR स्पेक्ट्रा के लिए। अब जो एक चीज रहेगी है वो हमारी रहेगी है स्पिन स्पिन कपलिंग, जिसको हमने देखा नहीं है। अब बेसिकली स्पिन स्पिन कपलिंग हमको NMR स्पेक्ट्रा में कैसे दिखती है, वो हमको NMR स्पेक्ट्रा में दिखती है स्प्लिटिंग की फॉर्म में। मतलब जो हमारा सिग्नल है ना, जो हमको एक पीक मिलती है, दैट इज स्प्लिट, ठीक है।
मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि आपकी जो पीक है वो कितने में स्प्लिट हुई है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो आपसे जनरली कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल यू हैव ऑब्जर्व्ड ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग। तो स्पिन स्पिन कपलिंग ही रीजन है जिसकी वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल की बात होती है। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल ही हमको राइज देती है इंटेंसिटी का, ठीक है। इंटेंसिटी भी उसी की वजह से आता है कि भाई आपका सिग्नल तो स्प्लिट हो गया, अब जो वो स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट से अब जो नई पीक्स जनरेट हो गई है, मतलब पहले तो जैसे आपकी सिर्फ ये पीक थी, अब यही सिग्नल आपका स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट होने के बाद इसकी अब सपोज 4 हो गई, तो इन 4 की इंटेंसिटी क्या है, तो उसी से फिर बात आती है इंटेंसिटी की, जिससे हम पास्कल्स ट्रायंगल से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी स्प्लिटिंग की, स्पिन स्पिन कपलिंग की। ये सारी चीजें हम थोड़ी थोड़ी मतलब पहली वीडियोस में सुन चुके हैं, बट अभी हम उनको इलेबोरेटेड वे में, डिस्कशन वे में अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि हमको समझ आए कि कर क्या रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ एक्चुअली एक साथ सारी चीजें तो ले नहीं सकते, तो अभी तक हमने इन सिर्फ चीजों के नाम यूज किए, बट अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्पिन स्पिन कपलिंग जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, हो क्या रहा है कि जैसे इस प्रोटॉन का NMR सिग्नल आया, तो ये प्रोटॉन जिस भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे आ रहा है उसकी केमिकल शिफ्ट स्प्लिट हो जा रही है। मतलब ये एक केमिकल शिफ्ट पे आ रहा था, बिल्कुल सिंगलेट दे रहा था, बट हुआ क्या, कुछ भी करके ऐसा हुआ कि ये सिग्नल अब एक वाइड रेंज ऑफ केमिकल शिफ्ट में आ गया। होनी तो चाहिए थी कि इसकी पिन पॉइंट सिंगल केमिकल शिफ्ट, बट कुछ भी करके ऐसा हुआ मॉलिक्यूल के अंदर कि ये पिन पॉइंट केमिकल शिफ्ट के बजाय इसने एक रेंज कवर कर ली, और रेंज भी मतलब ऐसे, मतलब पहले तो ये यहां पे आ रहा था और अब इसने एक रेंज कवर कर ली, और इस रेंज का अगर आप एवरेज लोगे ना, तो एवरेज वही होगा जो ये पिन पॉइंट था। मतलब जैसे सपोज ये सिग्नल पहले 3.5 ppm पे आ रहा था और ये 2 में स्प्लिट हुआ, ये भी अभी हम बात करेंगे कि स्प्लिटिंग कितने में होती है और किस चीज पर डिपेंड करती है, बट सपोज ये 3.5 ppm पे था और ये 2 में स्प्लिट हो गया, तो अब ये 3.4 और 3.6 पे अपेयर करेगा बाकी की 2 लाइंस। तो अगर आप एवरेज आउट करोगे तो वो 3.5 ही रहेगा। तो केमिकल शिफ्ट नहीं चेंज हुई है, बस हुआ ऐसे है कि वो केमिकल शिफ्ट फैल गई है उसी स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो हुआ क्या है, वो कपलिंग हुई है। अब कपलिंग, अब ये आप देखिए पूरा NMR स्पेक्ट्रा, मतलब पूरी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज पर बेस्ड है, वो पूरी बेस्ड है हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में अपने न्यूक्लियाई को प्लेस किया, तो उसमें जो एक प्रॉपर्टी थी स्पिन नाम की, वो 2 स्पिन स्टेट्स में बट गई। अगर हम I=½ की बात करते हैं तो वो 2 स्पिन स्टेट्स में बट गई, और उसके बाद जो डेल्टा E एक गैप जनरेट हुआ, एनर्जी डिफरेंस जनरेट हुआ, उस एनर्जी की जब हमने रेडियो पल्स दी तो ट्रांजिशन हुई, उसी के ऊपर पूरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जिसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। उसकी वजह से अलग अलग न्यूक्लियाई अलग अलग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज शो करते हैं। अब यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट और मॉडिफाई हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रोटॉन नेबर में प्रेजेंट है ना, वो इतनी पास प्रेजेंट है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहा है। अब आप देखेंगे ये प्रोटॉन्स भी तो हमारे NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है ना, ये हमारे NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, मतलब इनका भी तो लोकल मैग्नेटिक फील्ड है ही ना, इनकी स्पिन की वजह से इनका भी एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये दूसरे वाले एक्टिव न्यूक्लियाई के इतने पास हैं that they are able to influence its magnetic field and they are doing it simultaneously to each other। मतलब ये वाले तीन प्रोटॉन्स इन दोनों प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहे हैं और ये वाले दोनों प्रोटॉन्स इन तीनों प्रोटॉन के मैग्नेटिक को अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दूसरे के को कर रहा है, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब जब ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो इफेक्ट हमको कैसे दिखेगा स्पेक्ट्रम में? ऑब्वियसली केमिकल शिफ्ट के फॉर्म में ही दिखेगा, बिकॉज जैसे ही इन्होंने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ की वैसे ही क्या हुआ, जो वो डेल्टा ई वाला एनर्जी गैप था वो कम ज्यादा हो गया। वो कम ज्यादा होने का मतलब है कि आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज कम ज्यादा हो गई और जैसे ही आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो जाएगी वैसे ही आपकी केमिकल शिफ्ट डेल्टा जो पीपीएम में हम देखते हैं वो इफेक्ट हो जाएगी और जैसे ही वो इफेक्ट हुई वैसे ही वो इफेक्ट आपको स्पेक्ट्रा में स्प्लिटिंग की फॉर्म में दिखेगा। अब बात क्या है कि स्पिन स्पिन कपलिंग न्यूक्लियाइज कौन से न्यूक्लियाइज करते हैं? जो एक्टिव न्यूक्लियाइज हैं। एक इसमें जो बात समझने वाली है वो क्या है कि जो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है ना, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई वो स्प्लिटिंग नहीं कराता, वो स्प्लिटिंग नहीं कराता। मतलब ये तीनों प्रोटॉन अपने ही, मतलब ये वाला एक प्रोटॉन अपने ही इन दोनों प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट नहीं करेगा क्योंकि ये तीनों प्रोटॉन्स एक जैसे केमिकल एनवायरनमेंट में हैं, दे आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। आपको ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो में मैं एक वर्ड यूज कर रहा था जब मैंने स्प्लिटिंग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंस। तो मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंस इज द मेन फैक्टर which is causing your spin spin coupling। तो ये तीन प्रोटॉन्स केमिकली एनवायरनमेंट इनका सेम है, तो मैग्नेटिक इक्विवेलेंस क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज इनका मैग्नेटिक फील्ड सेम है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम, मतलब कि मैग्नेटिक इक्विवेलेंस इनके अंदर है, ये एक जैसा तीनों मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसीलिए एक ही जगह आते हैं स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं करेंगे। बट जैसे ही जो नेबर वाला प्रोटॉन है उसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है और दे आर मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट, दे आर मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट। मतलब आप ये चीज बोल सकते हैं कि जो भी आपका केमिकली एनवायरनमेंट अलग वाला न्यूक्लियाई या प्रोटॉन है वो आपका मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। तो ये दोनों प्रोटॉन्स आपके मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट हैं, तो इसीलिए ये इन दोनों के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग करेंगे और ये दोनों इन तीनों के साथ करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे। तो आपकी मेन रिक्वायरमेंट स्प्लिटिंग की है मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंस। फाइन, एक चीज ये हो गई कि मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंस होना चाहिए। अब आप देखिए एक चीज है डिस्टेंस। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे CH3CH2Br ही बनाया, सपोज ये इथाइल ब्रोमाइड की जगह प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाए तो सिग्नल्स यहाँ पे अब 3 हो जाएंगे। अब आप देखिए ये वाले जो मिथाइल के 3 प्रोटॉन्स हैं ये अभी भी सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे। तो ये चीज भी बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है और आप जनरली यही फाइंड करेंगे कि जो भी आपकी कपलिंग है ना उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैक्सिमम 3 सिग्मा बॉन्ड्स तक लाई करती है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब आप यहाँ पे आराम से गिन सकते हैं, जैसे कि ये है आपका प्रोटॉन जिसका हमको सिग्नल मिल रहा है, तो एक बॉन्ड तो ये हो गया जो इसने CH कार्बन के साथ बनाया 1, एक बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन वाला 1 2 और एक बॉन्ड हो गया ये 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स की डिस्टेंस है। अगर आप इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो जो आपको स्पिन स्पिन कपलिंग है वो आपको जनरली 3 सिग्मा बॉन्ड्स तक ही मिलेगी। जैसे ही डिस्टेंस 3 सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा हो जाती है तो स्पिन स्पिन कपलिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, जो आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड है इसमें ये वाला CH3
CH2 के साथ कपल करेगा, ये वाला CH2 सिर्फ इसी CH2 के साथ कपल करेगा, और जो ये बीच वाला CH2 है इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके साथ भी कपल करेंगे और इसके साथ भी कपल करेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स की हमारी डिस्टेंस होती है कपलिंग के वक्त। काफी रेयर आपको मिलेगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स से ज्यादा पे आपको कपलिंग मिले, और वो जनरली आपको कब मिलती है वो भी मैं बता देता हूं। अगर आपको मोर देन 3 सिग्मा बॉन्ड्स पर कपलिंग मिल रही है तो इसका मतलब है देयर आर सम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन बिटवीन। ठीक है, अगर आपको 3 सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड्स के गैप पर अगर आपको स्पिन कपलिंग मिलती है तो आप ये बात बोल सकते हैं कि उसके बीच में आपको एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। जैसे कि आपका ये है, ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से कितनी दूरी पे है, 1 2 3 4, मतलब अगर आप देखेंगे इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की जो दूरी है दैट इज 4 बॉन्ड्स। और आप ये भी देख सकते हैं कि इन 4 बॉन्ड्स की दूरी में बीच में एक डबल बॉन्ड आया है, तो इन दोनों प्रोटॉन्स की कपलिंग भी हमको एनएमआर स्पेक्ट्रम में कई बार देखने मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा कमी केसेस हैं ऐसे जिसमें आपको ऐसे देखने मिलेगा। जनरली जो आपकी कपलिंग होगी वो आपकी ऐसे ही आपको हमेशा देखने मिलेगी जिनमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब जो नेबर वाला कार्बन है, नेबर वाले कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उसी की वजह से आपको जनरली कपलिंग देखने में मिलेगी। पर ये एक ऐसा केस है जिसमें 4 बॉन्ड्स की दूरी पर भी आपको कपलिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो स्पिन कपलिंग के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स के डिस्टेंस पे काम करती है। दूसरी चीज मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंस होना चाहिए। और स्पिन कपलिंग को हम पढ़ते हैं एक पैरामीटर से जिसका नाम है कपलिंग कांस्टेंट। और कपलिंग कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं J से, और इसकी जो यूनिट्स हैं दैट इज हर्ट्ज, मतलब इसको हर्ट्ज में डिनोट किया गया है। और इसको हम समझ लेते हैं बिकॉज ये काफी काम की चीज है, हमको आगे काम भी आएगी। और कपलिंग कांस्टेंट की बेसिस पर कई बार एनएमआर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कई बार J ही एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जिसकी बेसिस पर आप अपना इंटरप्रिटेशन शुरू कर पाते हैं। तो आप देखिए कपलिंग कांस्टेंट J को डिफाइन कैसे किया गया है, तो हम इसको सबसे सिंपल तरीके से ही समझते हैं। जैसे आपका ये एक सिंगलेट था, ये सिंगलेट आपका ऐसे डबलेट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले एक टर्मिनोलॉजी भी बता देता हूं J पे आने से पहले। अभी हमने बात करी कि जो हमारा सिग्नल जितने में हमारा डिवाइड होता है उसी चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो इस मल्टीप्लिसिटी को नाम दिए गए हैं, मतलब आपका अगर एक ही सिग्नल है, अगर आपका एक ही सिग्नल है तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेट। एक सिग्नल आपका कब आएगा, जब आपकी कपलिंग हुई नहीं, मतलब नेबरिंग कपलिंग वाले प्रोटॉन्स आपके 0 थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, सिंगलेट कोमा 0। सिंगलेट इसका नाम है जब आपका एक सिग्नल आया, और 0 क्या है, 0 है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट वर प्रेजेंट टू कपल, तो वो 0 थे इसलिए आपका सिंगलेट आया। जब 2 आएंगे तो उसको बोलते हैं डबलेट। और यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उस समय, 1, एक प्रोटॉन के साथ कपल किया तो इसलिए डबलेट आया। 3 के लिए बोलते हैं ट्रिपलेट, 4 के लिए बोलते हैं क्वार्टेट, 5 के लिए बोलते हैं क्विंटेट, QUINTET, 6 के लिए बोलते हैं सेक्सटेट, 7 के लिए बोलते हैं सेप्टेट, 8 के लिए बोलते हैं ऑक्टेट, और अगर इससे भी ज्यादा कुछ आ जाए तो आप मल्टीप्लेट भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लेट। ठीक है, तो ये जनरली टर्मिनोलॉजी है जो स्पिन कपलिंग के बाद जो आपकी स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल, और उन मल्टीप्लिसिटी को ये नाम दिए गए हैं सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट, मल्टीप्लेट।
और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसकी वजह से स्प्लिटिंग आपकी हुई है। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम जे को समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि सपोज हमारा एक प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग हुई तो हमारा डबलेट हुआ, और मैंने आपको बताया अभी जैसे ये 3.5 पे आना था तो अब ये 3.4 और 3.6 मतलब इक्वली बिल्कुल ये डिस्ट्रीब्यूट करके डबलेट में बढ़ गया। और अगर इसका आप एवरेज आउट करोगे तो केमिकल शिफ्ट आपकी 3.5 पे ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे ये जो डिफरेंस है ना, मतलब ये जो आपका डबलेट, मतलब जो आपको वो एक पर्टिकुलर सिंगलेट का जो दो में ब्रेक हुआ है, उन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसी को ही बेसिकली जे बोला गया है। और आप देखेंगे कि जे को हम हर्ट्ज में डिनोट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, मैंने आपको बोला क्या कि एवरेज आउट तो इसका 3.5 ppm ही है, ये है 3.4, ये है 3.6। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो गैप है वो क्या होगा, 3.6 माइनस 3.4, मतलब डेल्टा ऑफ डेल्टा, मतलब समझ रहे हैं आप, डेल्टा ऑफ डेल्टा चेंज इन केमिकल शिफ्ट इज 0.2 ppm। ठीक है, अब ये तो आया 0.2 ppm में, तो जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको हम ppm में स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो आपका ये गैप है ना, ये चेंज है, ये आपका अगर आप ppm में स्टडी करोगे तो जैसे ही आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हुई वैसे ही आपका ये गैप चेंज हो जाएगा। सपोज आपने सेम मॉलिक्यूल को स्टडी किया 100 मेगाहर्ट्ज पे और उसी सेम मॉलिक्यूल को स्टडी किया 300 मेगाहर्ट्ज पे, तो क्या होगा, ये जो गैप होगा ये 300 मेगाहर्ट्ज में ज्यादा आएगा। अब मॉलिक्यूल तो सेम है, तो मॉलिक्यूल सेम है तो कपलिंग कांस्टेंट थोड़ा ना अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए कपलिंग कांस्टेंट को हम कभी भी ppm में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इसको हमेशा हर्ट्ज में पढ़ना है। तो हर्ट्ज में पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 0.2 ppm की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में। तो इसीलिए J का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि J इन हर्ट्ज इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ डेल्टा इन ppm मल्टीप्लाई बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। जो आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, उसको यहाँ पे पुट कीजिए मेगाहर्ट्ज में, मतलब 100, और डेल्टा ऑफ डेल्टा ये जो आया है ये 0.2, ये आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो सपोज आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है, तो 0.2 into 100 इट विल बी 10। तो आपका जो J आ जाएगा दैट विल बी 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 10 हर्ट्ज। जनरली आप देखेंगे जो एनएमआर में प्रोटॉन में कपलिंग कांस्टेंट की 1H एनएमआर में आपको कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो जनरली आपकी 1-2 से लेके 17-18 हर्ट्ज तक आपकी वेरी करेगी। तो इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से काफी सारे मॉलिक्यूल्स में हम बता पाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूं कि इसकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस आपको कहां पे समझ में आएगी। ठीक है, आपको कपलिंग कांस्टेंट J क्लियर हो गया होगा कि ये हम कैसे देखते हैं। कोई भी आप सिग्नल पकड़ लो, उस सिग्नल में जो वो स्प्लिटिंग हुई है उस सिग्नल की, जो वो डबलेट ट्रिपलेट में टूटा है, किसी भी दो पीक्स के बीच का डिफरेंस देख लो और उस डिफरेंस को जो ppm में आपको मिला है उसमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो मेगाहर्ट्ज में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट योर J। और J हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए सेम ही रहेगा, इसीलिए उसको हर्ट्ज में ही एक्सप्रेस किया गया है। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूं J की। अभी देखिए सिर्फ कपलिंग की मैंने शुरुआत की है, आगे हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। अभी आप J की सिग्निफिकेंस समझिए। जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट J है वैसे तो वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट एक जो सबसे अच्छा फैक्टर है जिससे अभी हम उसको यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पर J डिपेंड करता है, और सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमको J की डिपेंडेंस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पर दिखाता है, दैट इज बाय सीइंग फैमिली ऑफ
एल्कीन्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ भी एल्कीन्स में यहाँ पे बनाऊंगा, उससे आपको जे की सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस देखकर समझ आएगी। तो एल्कीन्स यहां पर आपका कोई भी ग्रुप है, YZ लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर मैंने अभी आपके सामने 3 तरीके की एल्कीन्स लिखी हैं। तो इन तीनों एल्कीन्स में ये जो दोनों मैंने यहाँ पे प्रोटॉन्स बनाए हैं, ये दो, ये दो, ये दो, जिनको HA और HX से लिखा है, दे आर मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या है, दे विल कपल विद ईच अदर, और ये एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करवाएंगे, जो हमको NMR स्पेक्ट्रम में देखने मिलेगा। दे आर मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट एंड विल शो स्पिन स्पिन कपलिंग। तो इनकी जे वैल्यूज को देखकर आपको समझ आएगा कि जे वैल्यूज से इंटरप्रिटेशन इजी क्यों हो जाता है, बिकॉज वो हमको बताता है कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो ज्योमेट्री में किस पोजीशंस पर प्रेजेंट हैं। तो अगर आप देखें जनरली इसको हम बोलते हैं सिस, इसको हम बोलते हैं ट्रांस। इसके लिए सच कोई नाम नहीं है, बट यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर हमारे ये दोनों प्रेजेंट हैं, ये कोई सिस और ट्रांस नहीं है। बट अब आप इनकी जे वैल्यूज देखिए, जो हमारा ये है इसकी जे वैल्यू जो हमारी होती है वो लाई करती है 6 to 12 हर्ट्ज। जो हमारा ट्रांस है इसकी जो जे वैल्यू है वो हमारी 12 to 18 हर्ट्ज, और जिसमें ये एक ही कार्बन पर दोनों प्रेजेंट हैं इसमें हमारी जो जे वैल्यू है दैट इज 0 to 2 हर्ट्ज। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ जे वैल्यू का जब आपको स्पेक्ट्रल डेटा इंफॉर्मेशन देता है तो उससे आप बता सकते हैं कि आपके हाइड्रोजन की जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वो क्या है। और इसीलिए जो जे वैल्यू है ना, जे वैल्यू को जनरली ऐसे डिनोट किया जाता है, जे और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है जे HA HX, या फिर आपको जे AX भी लिख सकते हैं, या फिर कई बार अगर हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है तो HH भी लिखते हैं। ये बेसिकली हमको ये सिग्निफाई करना जरूरी है कि कौन से प्रोटॉन की, सॉरी ये H है, कौन से प्रोटॉन की आप कौन से प्रोटॉन के साथ कपलिंग दिखा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे तो मैंने जो आपके साथ सामने 3 एग्जांपल्स बनाए हैं उनमें यही वाली कपलिंग पॉसिबल है, बट सपोज कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें मल्टीपल कपलिंग्स पॉसिबल है, जो कि आपको मिलेंगे ही ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए ये हम यूज करते हैं जे के सबस्क्रिप्ट में, ताकि हमको पता चले कि हम किन दोनों प्रोटॉन्स की कपलिंग की बात कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसे भी लिखे हुए मिल सकता है JHAHB और JHAHC की, मतलब HAHB की कपलिंग क्या है और HAHC की कपलिंग क्या है। तो ये कपलिंग की वैल्यूज हैं जिनसे आपको पोजीशन डिटरमिन करने में मदद मिलती है। और जब हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पे जो ये एडजेसेंट वाले हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको जनरली हम बोलते हैं विसिनल कपलिंग। जब दो डबल बॉन्डेड एडजेसेंट कार्बन्स पर हाइड्रोजन कपलिंग शो करते हैं उसको हम बोलते हैं विसिनल कपलिंग। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली एक ही कार्बन के ऊपर दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल कपलिंग। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में था। एक चीज मैं और यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, वैसे ये अभी थोड़ा आपके लिए मैटर कॉम्प्लिकेट कर सकती है, बट सिर्फ ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे A और X लिखा है ना, इसका भी एक्चुअली सिग्निफिकेंस है, ये ऐसे रैंडमली नहीं लिखा जाता है A या X। जनरली जो हमारी स्पिन स्पिन कपलिंग होती है उसमें आप देखिए हमने बोला कि उनकी एक वैल्यूज है कि ये 0 to 2 है, ये 12 to 18 है, ये 6 to 12 है। तो जब हमारी J वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोसेस करती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू जैसे 12 से 18, जैसे 6 से 12, कई केसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे आगे जाके जिनमें जो आपकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी ना वो बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो
तो उस केस में ए एक्स के बजाय ए बी यूज किया जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ए और एक्स इसलिए यूज किया गया है बिकॉज अल्फाबेटिकल जो ABCD हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसमें ए और एक्स एक दूसरे से दूर प्लेस्ड हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में कपलिंग वैल्यू हाई है। अगर आप दो ऐसे प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं जिनकी कपलिंग काफी कम है, वीक है, तो उनके लिए जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है AB। और सपोज आपकी जो कपलिंग है वो बीच की है, तो तब आप यूज करते हैं AM भी यूज किया जाता है, पर AX तब यूज किया जाता है जब आपकी केमिकल कांस्टेंट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। एक्चुअली इस चीज को इसलिए डिजाइन किया गया है बिकॉज J की वैल्यू का कम ज्यादा होना भी आपके स्पेक्ट्रा में शो होता है। यू गेट दिस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इन योर NMR स्पेक्ट्रा प्रैक्टिकली। जब आपकी J की वैल्यूज दूर दूर होती है ना, तब तो आपकी जो अभी हमने स्प्लिटिंग देखी ना कि डबलेट है, ट्रिपलेट है, वो आपको नॉर्मली दिखेंगी, बट जैसे जैसे आपका ये J की वैल्यू का गैप कम होता जाता है, मतलब J की वैल्यू का कम होना क्या है, जब आपकी केमिकल शिफ्ट का जो डिफरेंस है, मतलब जो आपकी स्प्लिटिंग हुई, उस स्प्लिटिंग पीक्स की जो केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस है, जब वो आपका बहुत ज्यादा कम होता जाता है, तो आपको कुछ और फेनोमेनन आपके स्पेक्ट्रम में देखने मिलते हैं जिनको हम बेसिकली सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स मतलब जो आपका ये स्पिन स्पिन कपलिंग है ना, ये तो आपका एक फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट है। हमारे कुछ सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी हैं जो हमको J वैल्यू पे कम होने के बाद देखने मिलते हैं, उसको जनरली रूफिंग भी बोलते हैं। ये एक्चुअली अभी हमारे इतने डोमेन का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी बस मैं आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये वाली चीज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि स्पिन स्पिन कपलिंग बेसिकली एक फर्स्ट ऑर्डर फेनोमेना है जो हमको देखने मिलता है, और सबसे ज्यादा हम मेजरली 99% इसी को यूज करेंगे। बट जब आप स्पेक्ट्रास को और डीपली पढ़ते हैं, जो भी एक्चुअली केमिस्ट जैसे PhD करते हैं, तो उनके लिए ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज सपोज वो बड़े मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स में तो आपकी पॉसिबिलिटीज ये वाली रहती हैं दैट यू विल बी गेटिंग सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स। तो उस समय ये चीज काम की हो जाती है कि उस समय आपको रूफिंग मिल रही है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों मिल रही है। तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताई। मेन चीज अभी हमारा फोकस पूरा स्पिन स्पिन कपलिंग पे ही रहेगा। अभी तो मैंने स्पिन स्पिन कपलिंग सिर्फ आपके सामने इंट्रोड्यूस की है कि स्पिन स्पिन कपलिंग क्यों हुई, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, किन केसेस में आपको देखने मिलती है, और स्पिन स्पिन कपलिंग को हम एक पैरामीटर है जो कपलिंग कांस्टेंट, उसके थ्रू पढ़ते हैं, और वो पैरामीटर हमको NMR इंटरप्रिटेशन में कैसे मदद करता है। ये तो सिर्फ अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे हम स्पिन स्पिन कपलिंग में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये अभी थोड़ी और नेक्स्ट लेवल पर जाएगी और तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में। सो आई थिंक दैट्स। एक चीज मैं और फाइनली बता देता हूँ, इंटीग्रेशन के वक्त मैं पता नहीं ये बात बार बार बोल रहा हूँ आपको, पर मैं आपको चाहता हूँ कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। पर जैसे कि अभी हमने स्प्लिटिंग की बात कर ली है, वो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, पर वो तभी बताया जा सकता है जब मैंने आपको मल्टीप्लिसिटी बता दी हो। तो वो मैं अभी बताता हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि हमें हमेशा इंटेंसिटी नहीं देखनी है, हमें इंटीग्रल लाइन की हाइट देखनी है। अब आप उसका सिग्निफिकेंस यहाँ भी समझिए जब आपको मल्टीप्लिसिटी पता चल गई है। जैसे कि आपका एक सिग्नल था, वो सिग्नल आपका ऐसे आ रहा था, अब जब वो आपका मतलब डिवाइड हुआ, मतलब जब उसकी अब एक मल्टीप्लिसिटी हो गई, तो मल्टीप्लिसिटी के वक्त अब वो ऐसे हो गया। तो आप देखिए जो आपकी सिग्नल इंटेंसिटी है ना, वो तो आपकी सेम ही रहती है। जब भी आपका कोई पीक मल्टीप्लेट में डिवाइड होता है, इधर डबलेट ट्रिपलेट, तो उसकी इंटेंसिटी सेम ही रहती है। वो इंटेंसिटी डिवाइड हो जाती है बेसिकली, जितने में वो पीक्स आपकी फैली है उतने में वो इंटेंसिटी उसकी डिवाइड हो जाती है। तो इसीलिए आप कभी भी इंटेंसिटी से नहीं बता सकते, इसीलिए आपको हमेशा उस डिवाइडेड पीक का भी एरिया देखना होगा। इसीलिए एरिया अंडर द कर्व ही हमारे काम की चीज है, इसलिए आपको बचना भी है। मतलब कभी भी आपको इंटेंसिटी वर्ड का यूज नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इंटेंसिटी,
you are focusing on the integral. इंटीग्रल ही एक ऐसी टर्म है जो आपको हमेशा यूज करनी है जब भी आपसे इंटीग्रेशन की बात होती है, बिकॉज इंटेंसिटी का यूज नहीं करना है। आपकी पीक ब्रॉड हो जाए, आपकी पीक मल्टीप्लेट में बढ़ जाए, तो जैसे ही वो काम हो जाएगा आपका इंटेंसिटी वाली चीज उस समय मतलब वो गलत वर्ड यूज करना होगा, तो इसीलिए इंटीग्रली वर्ड आपको यूज करना है। So that's all for this video. We will be looking after spin coupling in our next video. Thank you so much for watching this video.